नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीना स्वदेश में हूं। रुक करते हैं इस समय की बड़ी खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत बाजार में आई रिकॉर्ड तेजी के साथ। जी हां, कारोबार के आखिरी घंटे बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी 138 अंक चढ़कर 18,826 पर बंद हुआ। आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों नए रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए। निफ्टी बैंक 494 अंक चढ़कर 43,900 के पार बंद हुआ। बाजार में आज हुए एक्शन की पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। जी डिम्पी, बताएं। आज मार्केट की क्लोजिंग अच्छी रही है और आज हम ऑल टाइम हाई को बिल्कुल बस चूक से गए हैं बनाने से। और ये कह सकते हैं कि अगर बाजार ठीक रहा तो मंडे को हम गैप के साथ ही ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकते हैं। कुल मिला के एडवांस डिक्लाइन ठीक था मार्केट का। करीब 1300 शेयर प्लस के साथ बंद हुए और करीब 750 शेयर ऐसे थे जो कि कमजोरी के साथ आज बंद होने में कामयाब रहे। अगर आप पूरा हफ्ते का हिसाब किताब देखेंगे तो ये हफ्ता काफी बेहतर रहा बाजार के लिए। पहले 1-2 दिन तो मार्केट के अंदर थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन था, लेकिन लास्ट 2-3 दिन मार्केट के लिए काफी अच्छे रहे। और इसी पूरे हफ्ते के अंदर बार बार हमने 18,700 के ऊपर क्लोज आते हुए देखा और आज फाइनली हम ऑल टाइम हाई के बेहद करीब पहुंच गए। लेकिन बस थोड़े ही लेवल से हम चूक गए, करीब 20 पॉइंट से। लेकिन चेक कर लेते हैं कि निफ्टी ने इस बार कितना रिटर्न दिया और बैंक निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया। अगर आप निफ्टी के वीकली रिटर्न्स की बात करेंगे तो निफ्टी ने वीकली बेसिस पर करीब 1.25% तक का रिटर्न दिया। हालांकि बैंक निफ्टी अपने वीकली रिटर्न्स को कुछ ज्यादा कलेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वो हरे निशान में ही रहा। अब आ जाते कंट्रीब्यूटर्स पे। इस पूरे हफ्ते के अंदर जो बैंक निफ्टी और निफ्टी चले या निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा, उसमें किस शेयर ने हेल्प की है पहले आपके सामने रखते हैं। वो सारे शेयर्स जो बढ़े हैं उसमें अगर आप देखेंगे टाटा कंज्यूमर सबसे ज्यादा चलने वाला शेयर्स बना, जिसने वीकली बेसिस पर रिटर्न करीब 7% का दिया। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल 5.5% का रिटर्न, टाटा स्टील के अंदर करीब 5% का रिटर्न आया। डॉक्टर रेड्डीज, एचडीएफसी लाइफ जैसे शेयर्स भी करीब 5% का रिटर्न देके कामयाब हुए हैं। ऑल मार्केटिंग कंपनीज को भी इस बार काफी अच्छा बेनिफिट मिला। बीपीसीएल करीब 5 क्रूड नीचे आ गया था। साथ ही नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट, ये कुछ एक कंजम्पशन वाले शेयर्स हैं, यहां पर भी हमको 4% का मोमेंटम आते हुए दिखा। सेक्टर के हिसाब से इस बार का वन ऑफ द फाइनेस्ट सेक्टर हफ्ते का रहा वो था एफएमसीजी, जिसने साल का नया हाई टेस्ट किया। इसके अलावा ऑटो एंसिलरीज, ये कुछ एक और सेक्टर्स थे जहां पे अच्छा मोमेंटम आया। लेकिन इस पूरे वीक के अंदर जो सेक्टरली कमजोर था वो था आईटी के अंदर कुछ ज्यादा दम नहीं लगा पाए और आईटी थोड़ा साइडवेज होता दिखा। एनर्जी सेक्टर के अंदर भी दम था क्योंकि ऑल मार्केटिंग कंपनीज के साथ साथ रिलायंस का भी योगदान 2550 के आसपास जो पहुंचा, उसने इस सेक्टर को अच्छा रीरेट कर दिया। अब आपको दिखा देते हैं कि निफ्टी के टॉप लूजर्स कौन कौन से बने इस वीकली बेसिस पर। अगर आप देखेंगे तो वीकली बेसिस पर निफ्टी के जो टॉप लूजर्स थे उसमें विप्रो था करीब 4% नीचे, ये आईटी का दिग्गज है। हीरो मोटोकॉर्प भी ज्यादा नहीं चल पाया, ये भी कमजोर था। जैसे हमने शुरुआत में भी आपको कहा कि बैंकिंग काउंटर्स पे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, तो वो दबाव आपको आज इंडसइंड बैंक, एसबीआई में भी पूरे हफ्ते हमको नेट में 1.5% का इन्होंने नुकसान पहुंचाया। और बजाज ऑटो के साथ साथ हीरो मोटोकॉर्प भी कमजोरी के साथ ही हफ्ते भर की क्लोजिंग देखी जा रहा है। आयशर मोटर भी ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो कुल मिला के ऑटोज, आईटी और स्लाइटली बैंक ये पार्टिसिपेट कर रहे थे बाजार को वीक करने में हफ्ते भर के हिसाब से। और हफ्ते भर के बढ़ने वाले शेयर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। अब मैं अगर आप कुछ और कैटेगरी पे जाऊं कि जहां पे आपको गेनर्स बनते हुए दिखे वीकली बेसिस पर, आप वहां पे देखेंगे सबसे अच्छी स्ट्रेंथ हमको कुछ मिड कैप कैटेगरी में एक उमा एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी है, वहां पर आते दिखा। जय भारत मारुति करीब 28% का रिटर्न उसका हमको आते दिखा। इसके अलावा जो कुछ बड़ी कंपनीज के नाम लूं मिड कैप कैटेगरी में, उसमें आप देखेंगे वोकार्ड करीब 20% से ज्यादा का रिटर्न था। इसके अलावा पीटीसी इंडिया 21% का रिटर्न था। साथ ही कल्याण ज्वेलर्स पे जो ब्लॉक डील हुई है उसने 20% तक का रिटर्न दिया है यहाँ पे। और इसके अलावा गोदावरी पावर के अंदर भी करीब 20% तक का रिटर्न हमको मिड कैप कैटेगरी के अंदर आते हुए दिखा है। इसी मिड कैप कैटेगरी के अंदर अगर हफ्ते भर के हिसाब से देखें जो लूजर्स बने हैं उसमें कुछ बड़े शेयर्स का नाम बताऊं तो आप उसमें आंध्रा सीमेंट टूट गया करीब 15% के आसपास। इसके अलावा एक और शेयर है जिसका नाम है जी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, यहां पर भी हमको नुकसान बनते हुए दिखा। एनआईटी लिमिटेड भी करीब 10% मिड कैप कैटेगरी में टूटा है। जीवी के पावर के अंदर करीब 9% से ज्यादा का नुकसान। साथ ही अगर आप और शेयर देखेंगे तो उसमें आपको ऑयल कंट्री और वक्रांगी जैसे शेयर्स भी देखेंगे आपके यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी के अंदर अच्छा खासा नुकसान हमको वापस से बनता हुआ दिखा है। कुल मिला के हफ्ता बड़े शेयरों के नाम था, इंडाइसिस के नाम था और ये ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचने के नाम था।
शुक्रिया डिम्पेश पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे 5 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचे रुपए की। जी हां, तो डॉलर के मुकाबले रुपए में शानदार रिकवरी देखने को मिली है। $1 का भाव 81 रुपए 90 पैसे के करीब है। रुपए के 5 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंचने के पीछे क्या अहम वजह है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। 5 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर रुपया पहुंच गया है, ये शानदार रिकवरी की वजह क्या है? कहां आ रही है ये मजबूती रुपए में? देखिए, रुपए में जो ये रिकवरी आई है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि घरेलू इक्विटी मार्केट में यानी घरेलू शेयर बाजार में जिस तरह की एफआईआईज की बाइंग हो रही है उसका फ़ायदा यहाँ मिला है। साथ ही फुटसी रीबैलेंसिंग के तहत और भी विदेशी इनफ्लो आने की उम्मीद से ये सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। डॉलर एक मजबूती के बाद वापस से फिसल चुका है। डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो 102 के लेवल के नीचे आ गया है। वो डॉलर इंडेक्स 5 हफ्ते के निचले लेवल पे है और रुपया अपना 5 हफ्ते के ऊपरी स्तरों पर है। इसके अलावा भी कुछ कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ ग्लोबल इकोनॉमी के जो नंबर्स है, इकोनॉमिक नंबर्स है, वो काफ़ी इनकरेजिंग है। अब जीएसटी कलेक्शन से लेकर बाकी नंबर्स देखिए, महंगाई कम हो रहे हैं, आईआईपी के नंबर्स बेहतर आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक फ्रंट पे चीज़ें बेहतर हो रही है और उसका फायदा यहाँ पर रुपये को मिल रहा है। रुपया स्ट्रेंथ दिखा रहा है और 82 के नीचे आज के सत्र में बंद हो रहा है। यही वजह है कि रुपये में मजबूती है और जितने भी करेंसी के एक्सपर्ट्स हैं उनको लग रहा है कि यहाँ थोड़ी और मजबूती अभी रुपये में बाकी है। यानी 5 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर रुपया पहुंचा है, लेकिन अभी इसका ऊपर जाना ऐसे ही जारी रहने वाला है, विश्व मोहन बता रहे हैं। शुक्रिया विश्व मोहन, हमारे साथ बने रहिएगा। अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो रुपये में शानदार रिकवरी के बाद अब बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। जी हाँ, महंगाई के दौर में अगर आप सस्ता सोना खरीदना चाहते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत आप सस्ता सोना खरीद सकते हैं। स्कीम की पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन डिटेल चाहेंगे। अगर इस बॉन्ड के जरिए सोना खरीदा जाए, लोग सोना खरीदना चाहें तो कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना फायदा इस स्कीम से? ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। सस्ता सोना खरीदने के लिए और जो खूबियां हैं गोल्ड बॉन्ड के वजह से, और यही वजह है कि इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग भी देखने को मिलती है और काफ़ी कई महीनों के बाद गोल्ड बॉन्ड अब वापस से आ रहा है। 19 से 23 जून तक खुला रहेगा, आपके लिए गोल्ड बॉन्ड खरीदने का मौका है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप मिनिमम 1 ग्राम की भी यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं और मैक्सिमम 20 किलो तक इसकी खरीदारी की जा सकती है। हालांकि ट्रस्ट के लिए ऊपरी सीमा 20 किलोग्राम है। इंडिविजुअल अगर आप हैं तो 4 किलोग्राम अधिकतम गोल्ड बॉन्ड में खरीदारी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको 2.5% का सालाना ब्याज मिलता है। गोल्ड के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको ब्याज नहीं दिया जाता है। साथ ही स्टोरेज कॉस्ट की कोई चिंता नहीं है गोल्ड बॉन्ड में, क्योंकि डिजिटल गोल्ड है। डिजिटली आपको सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे और साथ ही आपको स्टोरेज कॉस्ट के अलावा यहाँ पर आपको 3% का जीएसटी भी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो 3% का जीएसटी भी लगता है। 5 साल के बाद आप कभी भी एग्जिट हो सकते हैं। अगर 8 साल तक रुकते हैं तो आपको कोई टैक्स का भी झंझट नहीं है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप जल्द निकलना चाहते हैं तो अगर आप जिस सीरीज के गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं उसकी ट्रेडिंग डीमैट फॉर्म में अगर आप गोल्ड बॉन्ड को ले लें और उसमें ट्रेडिंग के लिहाज से उसे रखें और जब वो लिक्विड हो जाए तो कभी भी मार्केट प्राइस पर निकल सकते हैं। तो गोल्ड बॉन्ड की सबसे अच्छी बात यह है, एक तो प्राइस एप्रिसिएशन, प्राइस बढ़ने पर प्राइस का फायदा। अगर प्राइस नहीं भी बढ़ रहा है तो कम से कम 2.5% का ब्याज सेविंग के बराबर तो आपको मिल ही रहा है। ये खूबी है गोल्ड बॉन्ड की और भारत सरकार की गारंटी है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से इसे जारी किया जाता है। इस वजह से ही गोल्ड बॉन्ड को लेकर लोगों का काफ़ी इंतजार रहता है और आखिरी के जब इशू जिस दिन खुलता है उससे पहले 3 कारोबारी दिन का जो औसत भाव होता है उसके आधार पर गोल्ड बॉन्ड का इशू प्राइस तय होता है। कुल विश्व मोहन, आपने इतने सारे बता दिए फायदे, लेकिन रिस्क भी बहुत कम होता है, क्योंकि सोना खरीदने के बाद उसे संभालना सबसे ज्यादा महंगा होता है और अगर बड़ी मात्रा में अनुपात में सोना खरीदा जाए तो ये बड़ी चुनौती और चिंता होती है। ऐसे में ये बॉन्ड लेना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इस बॉन्ड को फिर मार्केट में ले जाकर के बेचना चाहें तो फिर उसमें क्या कोई नुकसान होगा? क्योंकि सोना बेचने पर नुकसान होता है, या फिर वहां भी प्रॉफिट नजर आएगा? देखिए, अगर आप मार्केट में अगर आप बेचने के लिए जाएंगे तो गोल्ड बॉन्ड तभी आप बेच पाएंगे कि उस सीरीज में अगर लिक्विडिटी हो। तो आप डीमैट फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो आप इसे कभी भी इसे खरीद बिक्री करके निकल सकते हैं। अगर वो लिक्विड हो, कोई खरीदार आपका हो, तो आप बेचकर कभी भी निकल सकते हैं। फिर आपको के ऊपर टैक्स का बोझ होगा,
तो वो टैक्स आपको कैपिटल गेन टैक्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 5 साल होल्ड करते हैं तो कभी भी उस बॉन्ड को बेच सकते हैं और 8 साल बाद ऑटोमेटिक वो उसकी बिक्री होकर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जो पहली मैच्योरिटी इसी साल 2023 में पहली बार 2015 में गोल्ड बॉन्ड जारी किया गया था, 2023 में उसकी मैच्योरिटी इस साल हुई है, तो वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाता है। और जो ब्याज की जो रकम है वो हर 6 महीने में 1.25% आपके अकाउंट में सीधे जमा हो जाते हैं। लेकिन डीमैट फॉर्म में लेंगे तो फिर आपको कोई झंझट नहीं है, कभी भी खरीदे कभी भी बेचे। अगर बीच में भी किसी कोई और बेचना चाह रहा है तो उसके गोल्ड बॉन्ड के अलग सीरीज की आप बेच सकते हैं। कोई 2017 की सीरीज बेच रहा है तो खरीद लीजिए, तो 25 में आपका मैच्योर हो जाएगा, उस समय निकल ले, तो सीरीज की ही डीमेट फॉर्म में शेयर की तरह भी उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका लॉक इन पीरियड 8 साल है, लेकिन 5 साल में एक एग्जिट का विंडो मिलते हैं, उस हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। और ये 8 साल बहुत लंबा समय नहीं है। 8 साल के लिए आपका सोना भी सुरक्षित है, पैसा भी सुरक्षित है, और जिस तरह से फायदे बताए विश्व मोहन जी ने, बहुत कम समय में ये फायदे निश्चित तौर पर आपके लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आप इस स्कीम को अपना सकते हैं। बहुत शुक्रिया विश्व मोहन इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। भारत की रेटिंग अपग्रेड करने के लिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने मूडीज एग्जीक्यूटिव के साथ बैठक की। इस मीटिंग पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुमित, बताएं। सब मिला के ये मूडीज की आज जो बातचीत हुई, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, बातें हुई काफी चीजों पर, डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश और स्टेट सरकार जो राज्य सरकारें हैं उनके बजट पर बात हुई, उनकी बोरोइंग कैसी है इस पर बात भी हुई, और फिस्कल डेफिसिट बातचीत भी हुई। ये मीटिंग लगभग 2 घंटे चली। उसके बाद जो वित्त मंत्रालय के जो सूत्र हैं वो बोल रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं वित्त मंत्रालय की मूडीज अपनी जो रेटिंग है उसको अपग्रेड कर देगा भारत के लिए। उन्होंने ये बात भी बोली कि कैसे इंडोनेशिया जैसे देश हैं उनकी बेटर रेटिंग है। इन्होंने ये सवाल भी उठाया कि जो रेटिंग का जो पैमाना है उस पे जो जिस तरह से देखा जाता है उसको भी सुधारना चाहिए, और उस पर बोरोइंग पे काफी बात हुई। तो इन सब मुद्दों के चलते भारत ने अपना जो रुख है वो साफ कर दिया है, और ये बताया कि कैसे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है पिछले कुछ महीनों में। इसको लेकर मूडीज को उनका अपग्रेड करना चाहिए जो अभी Baa3 है, यानी कि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट रेटिंग पर है। इसको लेके सरकार जाहिर बात है खुश नहीं है और चाहती है अपग्रेड हो। इस सब के चलते ये चर्चा हुई। 2 घंटे की मीटिंग के बाद सरकार के बहुत जो अलग अलग नीति आयोग है, डिसइन्वेस्टमेंट, दीपम है, वित्त मंत्रालय है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये सब जो है वहां मौजूद थे, और पूरी बात ये बताई गई कि अपग्रेड होना चाहिए भारत की क्रेडिट रेटिंग। और ये उम्मीद मानी जा रही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहता है और उम्मीद भी रखता है कि जल्द ही भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया जाएगा मूडीज की तरफ से। शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, जीएसटी काउंसिल बैठक की अगली बैठक 11 जुलाई को होने वाली है। बैठक का एजेंडा क्या होगा जानते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, जानना चाहेंगे क्या एजेंडा होगा इस बैठक का? देखिए, जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 11 जुलाई को दिल्ली में होने जा रही है, और सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि कई इंपॉर्टेंट आइटम हैं जो कि एजेंडे के तौर पर रहेंगे जीएसटी काउंसिल के सामने चर्चा के लिए और फिर मंजूरी के लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जीओएम की रिपोर्ट, क्योंकि जीओएम ने पहले ही ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जो अपनी रिपोर्ट है वो जीएसटी काउंसिल को सौंप दी है। हालांकि डाइवर्स व्यू के साथ ये रिपोर्ट सौंपी गई है। जीओएम सदस्यों के बीच में आम सहमति जो है नहीं बना पाई, लेकिन रिपोर्ट जो है जीएसटी काउंसिल के पास सौंप दी गई है, और इस बात की संभावना है कि जीएसटी काउंसिल इस रिपोर्ट पर चर्चा करेगी। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जीएसटी का मैकेनिज्म जो है वो अपनाया जा सकता है, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ गेम्स के आधार पर तय किया जाएगा। मसलन गेम ऑफ स्किल पर अलग जीएसटी और गेम ऑफ चांस के ऊपर अलग जीएसटी, ये प्रस्ताव है जिस पर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, वो है मिलेट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जीएसटी की दरें। प्रस्ताव के हिसाब से मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी की दरों को घटाकर 5% किया जा सकता है, खासकर प्री पैकेज आइटम के मामले में, और 0 किया जा सकता है लूज आइटम के मामले में। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जहां तक सीमेंट पर जीएसटी की दरों में कटौती करने का सवाल है, उसको 18% से घटाकर निचले स्लैब में लाने का सवाल है, ये मसला जो है अभी भी विचाराधीन है। फिटमेंट कमेटी इस प्रस्ताव पर अभी भी काम कर रही है, लिहाजा इस बात की संभावना कम है कि अगली बैठक में इस प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल के सामने लाया जाए। जहां तक जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के ऊपर जीओएम के रिकंस्टिट्यूशन का सवाल है, सूत्र में बता रहे हैं कि ये प्रस्ताव भी रहेगा, क्योंकि जो इस वक्त कन्वीनर हैं
इस जीओएम के, वो कर्नाटका के पूर्व चीफ मिनिस्टर है जो कि इस वक्त ऑफिस में नहीं है, लिहाजा इस पूरे जीओएम को फिर से रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और प्रस्ताव होंगे जो कि इस बात से संबंधित होंगे, कुछ नए उपाय किए जाएंगे, कुछ नए मेजर्स लिए जाएंगे ताकि जीएसटी के अंदर जो टैक्स चोरी हो रही है उसकी घटनाओं को कैसे प्लग इन किया जाए। ऐसे प्रस्ताव भी जीएसटी के काउंसिल के सामने डिस्कशन के लिए रखे जाएंगे। शुक्रिया प्रकाश इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात बिपरजॉय तूफान की। गुजरात में कहर बरपाने के बाद ये तूफान राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। गुजरात के तट से टकराने के बाद इसकी रफ्तार कम हो गई। तूफान के कमजोर होने और गहरे दबाव में बदलने से दक्षिण राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के असर से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। एनडीआरएफ की एक टीम जालौर में पहुंच गई है। और आपको बता दें, इसके आते ही बाड़मेर में हल्की बारिश शुरू हो गई है। स्थिति और भी बिगड़ सकती है। 5 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट। इसके अलावा 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक में 4, महाराष्ट्र में भी 5 टीमें तैनात हैं। और तेज हवाओं और भारी बारिश से गुजरात में भारी तबाही मची है। तूफान कमजोर पड़ने से गुजरात में तूफान का कहर फिलहाल कम हुआ है। एनडीआरएफ के डीजी अतुल कारवाल ने कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। वहीं गुजरात की बात करें तो मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक बिपरजॉय तूफान कल रात 11 बजे गुजरात तट को पार कर गया और इसके साथ ही तूफान लगातार कमजोर होता जा रहा है। शाम तक इसके और कमजोर होने की संभावना है। धीरे धीरे ये चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। इसके असर से पूरे गुजरात में बारिश होगी। बिपरजॉय भले ही गुजरात से गुजर गया हो, लेकिन पीछे छोड़ गया तबाही के निशान। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ बिपरजॉय ने गुजरात में भारी तबाही मचाई और जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। कई पेड़ उखड़ गए, पावर सप्लाई चरमरा गई, समुद्र तटों पर भारी भूस्खलन हुआ। देखिए, बीती रात बहुत ही चुनौतियों भरी हुई थी। आज नई सुबह फिर वही उत्साह, वही साहस के साथ टीम गुजरात ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है। भगवान द्वारकाधीश और सोमनाथ दादा के आशीर्वाद से, सरकार की प्रोएक्टिव कामगिरी के कारण आज सुबह 8 बजे तक किसी भी प्रकार के कैजुअलिटीज़ की खबर नहीं है। कुछ लोग जख्मी ज़रूर हुए हैं, उनका इलाज सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल सरकार द्वारा कराया जा रहा है। पूरे गुजरात में 22 जितने पुलिस के जवान हमारे बिपरजॉय चक्रवात के बाद जो प्रत्याघात हैं कच्छ के मांडवी में, हम आपको दिखाएंगे। आप स्तब्ध रह जाएंगे। आप देखिए कि किन परिस्थितियों का अब निर्माण यहां पे हुआ है। हम मांडवी और नलिया का जो हाईवे है उसके पास से जो रोड निकलता है और उसके पास जो कुछ रहवासी क्षेत्र हैं वहां पे हम मौजूद हैं। यहां देखिए क्या हाल है। डॉक्टर कॉलोनी ये एरिया है और डॉक्टर कॉलोनी एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा पानी यहां पर भरा हुआ। बारिश इतनी जोरदार हुई, उसके बाद यहां लगभग परिस्थितियां जलमग्न बन चुकी हैं। इस तरह आप देखें, टूटे हुए पेड़ आपको नजर आएंगे, गिरे हुए पेड़ आपको नजर आएंगे और इन गिरे हुए पेड़ों के बीच में से जो कचरा है और उन कचरों के साथ में पूरी तरह से रोड का पानी भी, हाईवे का पानी भी यहां पर आ चुका है और एक जगह पूरे पानी की आमद हो गई है। यहां पूरी तरह से 100% वाटर लॉगिंग है। आप देखें मेरे कमर तक यहां लगभग पानी आ चुका है और यहां खड़े रहना मुश्किल है। ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। और इन सभी परिस्थितियों के बीच में सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है कि आखिर यहां से निकले तो निकले कैसे। यहां बहुत सारे घर हैं, आप देख रहे हैं, रहवासी क्षेत्र है ये डॉक्टर कॉलोनी, जहां पे अच्छे लोग रहते हैं और बहुत सारे परिवार यहां पे हैं। कुछ परिवार यहां से घर छोड़कर चले गए हैं और कुछ परिवार अभी भी यहां पर अंदर फंसे हैं और राहत और बचाव कार्य का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब राहत और बचाव कार्य उन तक पहुंचेगा। आप देखिए ये घर यहां पे D14 लिखा हुआ और D14 लिखा हुआ ये घर, यहां पर ऊपर लोग फंसे हैं। नीचे घरों में अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि ताला लगा हुआ है। गाड़ियां यहां पर जलमग्न होती हुई है, गाड़ियां बाहर निकल ही नहीं सकती क्योंकि निकलने के लिए उतनी जगह ही नहीं है, गाड़ियां डूब जाएंगी। लोगों ने सीढ़ियों के सहारे गाड़ी को टिका के रखा हुआ है ताकि उनकी गाड़ियां जो हैं वो बची रहें, क्योंकि इंजन के अंदर पानी जाने के बाद में गाड़ियों का चलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। मैं हमारे
वीडियो जर्नलिस्ट संकेत को कहूंगा कि आपको वहां दिखाएं जहां एक बिल्कुल खराब और भंगार पड़ी हुई एक एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस भी लगभग डूब गई है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पे आई है वो कचरा, बिल्कुल पूरे रोड का और आसपास के नालों का कचरा भी यहाँ पे इकट्ठा होता हुआ। और अब जब ये पानी हटेगा वो तो अपने आप में एक सबसे बड़ी चुनौती है, पर उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो होगी यहाँ पर महामारी न फैलने की। उसको को लेकर भी मेडिकल टीम्स का इंतजाम किया जाएगा, ये बात कही जा रही है। सरकार और प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती है लोगों को बचाना, दूसरी चुनौती है वेट एंड वॉच करना। और वो वेट एंड वॉच चुनौती इसलिए है क्योंकि जब तक ये पानी नीचे नहीं उतरता तब तक यहाँ किसी भी तरह से बुनियादी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी हो गई या फिर यहाँ म्युनिसिपैलिटी का जो पानी आता है वो सब अभी फिलहाल कनेक्शंस यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। तो जैसी आशंका जताई जा रही थी, 8 ऐसे जिले जहां पर बिपरजॉय ने भारी तबाही मचाई है, और कच्छ से हमारे संवाददाता आपको वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि क्या हालात है, किस तरह से पूरे शहर को डुबो दिया है इस तबाही ने, बिपरजॉय के इस चक्रवाती तूफान ने। एक और अगले स्पॉट पर, गुजरात के एक स्पॉट पर हमारे संवाददाता अभिषेक भी मौजूद है, वो वहां के हालात दिखाएंगे कि क्या वहां का मंजर है। आइए देखते हैं। हमारे साथ राजेंद्र जी, सेकंड इन कमांड एनडीआरएफ खुद मौजूद है। सर, किस तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है? यहाँ पर एक बड़ा झाड़ गिरा हुआ है, और सर मांडवी की अगर बात करें तो क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, अगर आप बता पाए? ऐसी कोई रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई लॉस ऑफ लाइफ या कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ है सर? जी सर, और यहाँ चल रहा है, हाँ तो ये थे हमारे साथ सेकंड इन कमांड राजेंद्र चोपड़ा जी, जो मांडवी में एनडीआरएफ की कमान संभाले हुए हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसे कोई घटना नहीं हुई है, झाड़ को जल्द से क्लियर किया जाएगा, कोई लॉस ऑफ लाइफ भी नहीं हुआ है। लेकिन इसी तरीके से एनडीआरएफ हर जगह काम कर रहा है जहां जहां ऐसी घटनाएं घटी है, और झाड़ को यहां से निकाला जा रहा है। तो कई जगहों पर बहुत सारी मुसीबतें आई हैं। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम लगातार ये प्रयास कर रही है कि जिस तरह की परेशानियां हैं उसका समाधान किया जाए और लोगों को फिर से रिशिफ्ट किया जाए, जितनी जल्दी हो सके ये काम हो सके। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेंगे फिल्मी फ्राइडे की। जी हाँ, क्योंकि आज शुक्रवार है और रिलीज हुई है मेगा बजट फिल्म आदिपुरुष। तो देखिए प्रशांत पांडे की रिपोर्ट और उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये मूवी देखी है, कैसी लगी उन्हें ये फिल्म। इस वक्त हम मुंबई के एक प्रतिष्ठित मल्टीप्लेक्स पर मौजूद हैं और यहाँ पर आम लोगों की राय सबसे पहले हम दिखाएं। उसके पहले जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। जरा देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी दर्शकों की संख्या, और लोग बहुत ही तैयारी से इस फिल्म को देखने पहुंचे हुए हैं। और इस तरह से लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो दर्शक हैं वो आए हुए हैं, वो अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ दर्शक मौजूद हैं जो ये फिल्म देख के निकले हैं, तो जरा उनसे पहले उनकी राय अपने दर्शकों तक पहुंचा दे ताकि उनको राय बनाने में आसानी हो। जी, आपका नाम? राजन, बताएं आपको कैसी लगी? देखिए, मूवी की शुरू में जय श्री राम निकला और लास्ट में भी जय श्री राम निकला। इतनी इम्पैक्टफुल, इतनी इफेक्टिव और इतनी मतलब ऐसी मूवी जो मंत्रमुग्ध कर दे। मतलब हम लोग के पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। Hats off to Om Raut for his story and screenplay and direction. VFX and 3D effects are out of the world. Hollywood level की VFX हैं। उसके साथ साथ जो भी the characters have been immortalized on the celluloid, it is just class. मेरे को बहुत अच्छी लगी। हम लोग तो रेगुलर मूवी देखते हैं। अब बरसों पहले BR चोपड़ा की रामायण की थी टीवी में, रामानंद सागर की, वो उसके मुकाबले नई जनरेशन को कैसे समझ में आई, वो कैसे आई, वो इसमें प्रकाश डाला गया है। पिक्चर बहुत अच्छी है, राम सीता की जोड़ी बहुत अच्छी है, VFX क्वालिटी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है। 3 घंटे की मूवी है लेकिन पता चलता नहीं है, मैंने कहीं भी बोरियत लगी नहीं। बहुत ही अच्छी फिल्म है, सब लोगों को देखनी चाहिए। ये एक्चुअली सत्य और असत्य दोनों के बीच का एक जो युद्ध है, राम और रावण के युद्ध, उसके विजुअल इफेक्ट्स बहुत अच्छी तरह से दिखाए हैं। भगवान राम का कैरेक्टर था इसमें, रामायण का फिल्म था, इसलिए हम लोग देखने गए थे और मेरे साथ 2 भाई भी आए थे। इन लोगों में जय श्री राम, जोर से बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम बहुत अच्छा, और हम लोग को बहुत मजा आया। मतलब कि
अब हम लोग बोल नहीं सकते। दैट्स जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। Please tell us your review. Very good, because we are a stunt team from this movie. I'm stunt coordinator. This is the Duke. This is the Duke. That's why for us. तो ये जो है वो आदि पुरुष की टीम से है, तो वो यहाँ पर मौजूद है। और आपने जब पर्दे पे देखा तो कैसा लगा सब? How you feel? Say. I feel very proud to be part of this movie because it was very hard work, and now we are very happy to come to cinema to see this movie. बहुत लोगों ने पसंद करी है, अच्छा लगा देखकर। क्या अच्छा लगा आपको? रामायण पे बनी है तो क्या ही बताऊँ, इसमें खामियां तो नहीं निकाल सकती, बट ये कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनाई है, मॉडर्न मीट्स माइथो। तो आदि पुरुष फिल्म जो है वो मॉडर्न बनाई गई है, यानी इस वक्त के जनरेशन को जिस तरह से रामायण समझ में आई है ये फिल्म बिल्कुल वैसी ही है। अब जो लोग थिएटर जा रहे हैं उनमें कुछ लोगों को ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, कुछ लोगों को ये थोड़ी सी मॉडर्न लगी, लेकिन फिल्म वाकई में कैसी है ये तो आपको ही देखना होगा थिएटर में जाकर के। फिलहाल प्रशांत, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दी इजाजत, नमस्कार।